नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पवन नारा। हिजाब विवाद कर्नाटक से निकलकर पूरे देश में फैल चुका है। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हर जगह हिजाब की चर्चा है। पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लेकिन अब हिजाब पर हाथ काट लेने की बात हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि हिजाब विवाद हाथ काट लेने तक क्यों पहुंचा, और यह सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि मामला अदालत में है और देश कानून से चलेगा या हिंसा से। और अगर यह सब मामला अगर इसी तरह हिंसक होता रहा तो क्या समाज में तनाव नहीं बढ़ेगा? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन यह हाथ काटने पर कैसे पहुंचा, आपको यह बयान सुनने चाहिए, उसके बाद इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मैं रुबीना खानम, समाजवादी पार्टी की महानगर अध्यक्ष एवं वरिष्ठ सपा नेता अलीगढ़। ये कर्नाटक हिजाब प्रकरण का जो मुद्दा है, मैं इस पर यह कहना चाहती हूं कि ये हमारे देश की बहन बेटियों के आत्मसम्मान पर हमला है। हमारे हिजाब पर या हमारे आंचल पर हाथ डालने वालों के हम हाथ काट देंगे। अरे, भारत विविधताओं का देश है। यहाँ पर माथे का तिलक हो या पगड़ी या हिजाब, ये सब तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अब ये कलयुगी रावण हमारे आंचल का, हमारे हिजाब का चीरहरण करेंगे। मैं इनसे ये कहना चाहती हूं, मैं उन्हें ये बता देना चाहती हूं कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल न करें। अरे, सरकार चाहे जिस पार्टी की भी हो, लेकिन महिलाओं के आंचल पर या उनके हिजाब पर हाथ डालने का दुस्साहस करोगे तो हम झांसी की रानी और रजिया सुल्तान बनकर तुम्हारे हाथ काट डालेंगे। तो हाथ काटने की बात के अलावा मालेगांव से एआईएमआईएम के विधायक मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल रुबीना खानम से भी 2 कदम आगे निकल गए। कह रहे हैं कि किसी को बेपर्दा करने की कोशिश की तो तुम्हारी भी बहन बेटियों को बेआबरू किया जाएगा। सुनिए हिजाब विवाद को लेकर किस तरह से जहरीले भाषण दिए जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जा रहा है। आप अगर किसी दूसरे को बेपर्दा करना चाहोगे, इसका वबाल और ये मुसीबत पलट करके तुम्हारे ऊपर आएगी। तुम अगर किसी की बहन बेटी को बेआबरू करने की कोशिश करोगे, तुम्हारी बहनें और बेटियों को बेआबरू करने की कोशिश की जाएगी। आम हालात के अंदर हमारी माएं और बहनें इस बात का ख्याल रखें कि बालिग होने से लेकर के जब तक जो है बुढ़ापे में कदम न रखे, उनके लिए पर्दे का हुक्म है। और ये पर्दा हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत का जामिन है। जो औरतें पर्दा करती हैं, जिनको पराए मर्द कभी ना देखे हों, उनके साथ गुनाह का तस्वुर भी नहीं आता पराए मर्दों के दिलों में। कहते हैं कि गुनाह की शुरुआत देखने से होती है। पहले देखते हैं, देखने के बाद फिर बातचीत शुरू होती है, फिर मिलना जुलना शुरू होता है, फिर वक्त साथ में गुजारना शुरू करते हैं, फिर जाकर के आदमी आखिरी हद तक पहुंचता है। तो सिर्फ ये इकलौता बयान नहीं है, बाकी मौलानाओं की भी एंट्री हुई है और उनके भी शब्द इतने ही जहरीले और भड़काऊ हैं। अपनी बेटी मुस्कान की, जिसने सैकड़ों कुत्तों और गीदड़ों के बीच में पहुंचकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंची। वो मुस्कान जिसने बिल्कुल निडर होकर शेर दिल बनकर भेड़ियों, कुत्तों, दरिंदों और गीदड़ों के बीच में घुसकर अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए घुस गई और अपनी मंजिल तक पहुंच गई। भगवा गमछा लगाकर बिल्कुल नीच और घटिया भगवा आतंकवादी हिजाब को लेकर कर्नाटक में ऐसा माहौल बना रहे हैं। तो किसी के बाप की नहीं, हिंदू की भी है, मुसलमान की भी है। हिंदू बच्ची आएगी तिलक लगा कर आएगी, मुसलमान बच्ची आएगी तो बुर्का पहन कर आएगी। किसी हेडमास्टर के बाप को रोकने की इजाजत नहीं। तो आपने बयान सुने। अब हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं। निखत अब्बास हैं, इसके अलावा तस्लीम रहमानी साहब हैं, मुस्लिम काउंसिल ऑफ इंडिया से हैं। तस्लीम रहमानी साहब, पिछले 5 दिन से हम सुनते आ रहे हैं कि देश कानून से चलेगा, तो कौन सा कानून हाथ काटने की, आबरू उतारने की अनुमति देता है? नहीं, मैं जितने बयानात आपने सुनाए हैं, मैं इनमें से किसी बयान से भी इत्तफाक नहीं करता। देखिए, मुल्क है, मुल्क एक दस्तूर से चल रहा है, 75 साल से चल रहा है, और 75 साल से मुसलमान यहाँ जी रहे हैं। अब ये कंट्रोवर्सीज बीच बीच में आती हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं, वो सॉल्यूशन निकलेंगे। मैं इस पूरे इशू में, जो हिजाब का इशू है, मैं इसे नॉन इशू मानता हूं। और इसलिए मानता हूं कि जो कुछ भी कर्नाटक में हुआ
वो हिजाब को लेके सवाल नहीं उठा है। और हिजाब को भी मैं छोटा सा हिजाब नहीं कहता, बल्कि एक उसूली मसला इस्लाम का है पर्दा। उस पर्दे पे कोई सवाल नहीं उठा है। पर्दा एक अलग चीज है और ये हिजाब एक मखसूस एक अलग चीज है। लेकिन ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये इस मुल्क में सवाल ही नहीं है, ये डिबेट का विषय ही नहीं है। विषय ये है, एक्चुअली बहुत ही छोटा सवाल है, और वो ये है कि क्या स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब एक पार्ट हो सकता है या नहीं। बस इतना सा हिस्सा है। अगर ये इतना ही छोटा सवाल है तो ये सवाल इससे ये उठता है कि फिर इस तरह की बातें जब आप जैसे मुस्लिम स्कॉलर उसकी मजम्मत नहीं करते, निंदा नहीं करते, तो हौसला बढ़ता है। आप उनको कहते मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। अगर आप समाज के नुमाइंदे तो आपको भी बढ़ चढ़कर कहना चाहिए कि ये गलत है और ऐसा नहीं हो सकता। पिछले 5 दिन से मैंने ये कहा है कि ये आम औरत के पर्दे या हिजाब का इशू नहीं है, ये स्कूल यूनिफॉर्म में हिजाब हो या ना हो, ये इसका सवाल है। ये यूनिफॉर्म का क्वेश्चन है कि यूनिफॉर्म का पार्ट हिजाब हो सकता है या नहीं हो सकता। और इसमें लीगल एक सबजुडिस हो गया है, कानून अपना काम कर रहा है। मैंने शुरू से कहा है, 5 दिन से कह रहा हूं कि आप, और लोगों से भी कह रहा हूं कि प्रोटेस्ट का इशू नहीं है, ये ओवर रिएक्शन, प्रीमेच्योर ओवर रिएक्शन है, जिसके लिए हम कोर्ट के फैसले का हमको इंतजार करना चाहिए। ये बात मैंने यहां भी कही है, मेरे सोशल अकाउंट्स पे भी मौजूद है, आप उठा के देख सकते हैं, मेरे ट्विटर पे भी देख ले कि आप इसे प्रोटेस्ट का इशू नहीं है, आप कोर्ट को काम करने दीजिए, जज्बाती नहीं है। और ये और दूसरी चीज मैंने ये भी कही है कि ये सियासी इशू बनाया जा रहा है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। तो सियासी बना कौन रहा है इसे? जब आप डिस्कस सियासी बना कौन रहा है? यूपी में चुनाव है, इस बुर्के के मुद्दे का इस्तेमाल हो रहा है, AIMIM खुद आके इसको चुनावी मुद्दा बना रहा है। तो क्या है ना, एक राइट को या एक प्रथा को या एक रस्म को या एक मजहबी हुक्म को आप सियासी, आप उसे इलेक्शन कमोडिटी क्यों बना रहे हैं? चाहे वो असदुद्दीन अवैसी हो या मैं हूं या इस देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, जो हम इस नाम पे चुनाव नहीं लड़ सकते। ये चुनाव लड़ने का इशू नहीं है, और जो ऐसा करता है वो देश हित नहीं है, वो देशद्रोह है। भड़काने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन आप जो है ट्विटर, एक सेकंड, आपने अपने ट्विटर पे ही कहा कि इस्लाम में बदलाव की जरूरत नहीं, लेकिन मुसलमानों में बदलाव की जरूरत है। लेकिन जब हाथ काटने की बात होती है तो आप आज भी कहा रहे हैं, बगल से निकल जाते हैं, सीधे उनकी मुखालफत नहीं करते। नहीं, हाथ काटने का तो जो कानून चोरों के लिए इस्लाम ने बनाया, हमने तो यहाँ उस पर भी वो पिनल कोड है, पिनल कोड तो हम, इस्लाम का पिनल कोड तो इंडिया में एप्लीकेबल है ही नहीं, हम उसको मानते ही नहीं। शरिया एक्ट एप्लीकेबल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने शरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 जी शरिया की बात करेंगे एक बार। निघत अब्बास को इस बहस में ले आते हैं। निघत जी, इसी कट्टरपन की तो बात हो रही थी पिछले 5 दिन से कि बुर्का तो शुरुआत है, अब फिर वही प्रदर्शन, वही आबरू रूट लेने की बात, हाथ काट देने की बात। तो क्या इस्लाम के सामने बड़ी चुनौती कट्टरपन से पीछा छुड़वाना है या बुर्के को कायम रखना है? नहीं पवन जी, हमें यह समझना पड़ेगा कि ये तो धर्म का मुद्दा ही नहीं है। मैं बताती हूँ ये मुद्दा क्या है। ये कंप्लीटली एक प्रोपोगेंडा चलाया जा रहा है, पॉलिटिकल एजेंडा है। और इसको मैं प्रूव करती हूँ कैसे, कि इतने सालों में विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ना ही कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा मिला, ना ही कोई कम्युनल का मुद्दा मिला, ना ही कोई दंगे फसाद का मुद्दा मिला। तो यहाँ पर विपक्ष के पास एक मुद्दा मैन्युफैक्चर करने की एक स्पेशल यूनिट है। इन्होंने जैसे शाहीन बाग को मैन्युफैक्चर किया था ना, और वो फेल हो गया, जैसे इन्होंने मैन्युफैक्चर किया किसान को भड़काकर, फिर अब एक नया मुद्दा इलेक्शन के टाइम पर, चुनाव के टाइम पर हिजाब का मुद्दा इन लोगों ने मैन्युफैक्चर किया है। अब आप सोचिए, ये मुद्दा ये है कि किस प्रकार मुसलमान बच्चियां, मुसलमान लोग, मुसलमान फैमिलीज जो इनका वोट बैंक निरंतर बनकर आए हैं, इनको कैसे रोका जाए? क्योंकि जैसे ये पढ़ लिख लेंगे तो उनका वोट बैंक खत्म हो जाएगा, मुसलमान क्योंकि जहनियत अपनी इस्तेमाल करेगा, समझदार हो जाएगा। लेकिन अभी क्या करना है, इन्हें मदरसों के कुएं में कैसे डाला जाए कि हिजाब का मुद्दा ले आते और बोल देते हिजाब पहन के स्कूल में जाओ। अब कॉन्स्टिट्यूशन स्कूल का प्रोटोकॉल तो ब्रेक नहीं होगा स्कूल का। अब वो ब्रेक नहीं होगा तो माँ बाप अपने बच्चों को, माता पिता अपने बच्चों को मजबूरन मदरसे में डाल देंगे, वहां बच्चियां पढ़ नहीं पाएंगी। मौलाना अतहर हुसैन देहलवी साहब जी हैं जिनको इस डिबेट में इस वक्त लाने की जरूरत है।
आप जी। स्कॉलर हैं, मेरा सवाल आपसे यह है, अगर कहा जा रहा है कि राजनीतिक मुद्दा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए? क्या हिजाब की वकालत करना भूमिका होनी चाहिए, या आप अपनी कौम को बताएं कि इस मुद्दे से बचें, शिक्षा जरूरी है, हिजाब नहीं, या हिजाब का मुद्दा चर्चा में आए उसे रोकिए, कम से कम शिक्षा पे बात कीजिए? जो धर्म के मौलिक सिद्धांत हैं, धार्मिक प्रथाएं हैं, उन पर जाहिर बात है पत्रकार या आम स्कॉलर की बात नहीं होती। उसके लिए हिंदू में शंकराचार्यों की प्रथा, मुसलमानों में जो है वो उलमा की, उसको उनको अंदरूनी तौर से करना चाहिए। मुद्दा बुनियादी टेक्निकल और कॉन्स्टिट्यूशनल है। जो तस्लीम रहमानी साहब ने कहा, मेरा मत बिल्कुल वही है, और 1 जनवरी से हम उसी बात को कह रहे हैं, और आज उस स्कूल के प्रिंसिपल ने भी इस बात को कहा, कॉलेज के प्रिंसिपल ने भी इस बात को कहा है कि इसमें क्योंकि मामला बेंगलुरु हाई कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, जो फैसला कोर्ट देगा उसको करना चाहिए। अब इस तरीके की जो जहालत आमेज, मैं तो इनको जहालत आमेज बातें कहूंगा, हाथ काट देंगे और हम जो है, भाई मेरी बेटी तेरी बेटी का मुद्दा क्या होता है? अगर मुस्कान आपकी बेटी है तो नीलकमल भी आपकी बेटी हो, आपको अपनी बेटी समझना चाहिए। अगर निगहत अब्बास मेरी बहन है तो कोई जो है कोमल भी मेरी बहन होनी चाहिए। ये जो जहालत आमेज तरीके के बयान दे रहा है, ये सब लोग वो हैं जिनके अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडा है। और इसमें मुझको एक बात बिल्कुल, इसमें मैं निगहत की बात से बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हूं कि ये मामला इतना बड़ा था नहीं जितना इसको सियासी तौर से बना दिया गया है। मामला अभी हाई कोर्ट में तय नहीं होता है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें हमको समझना चाहिए कि इस पूरे मसले के अंदर जो है बैठ के बातचीत हो सकती है। 35 साल से चीज चली आ रही थी, अचानक उस पर इतना बड़ा बवाल हो गया है। और आपसे भी मैं एक बड़े अदब और एहतराम से एक बात कहूंगा पवन जी, इस तरीके के बयान देने वाले लोगों का एजेंडा हमेशा से रहा है, आप जानते हैं, वो हमेशा हर पार्टी में मौजूद है, हर जगह मौजूद है। हमने ऐसे ऐसे बयान भी इस देश में सुने हैं जहां मृतक महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को कब्रों से निकाल के बलात्कार का आह्वान किया गया और वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए। तो ऐसे जाहिल नहीं, इस बहस में कम से कम उस जिक्र को न लाएं। दहलवी साहब, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप मौलाना हैं, आपकी कौम पर पकड़ है, तो आप 2 लोग तो कह रहे हैं कि ये गलत, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, फिर वो हजारों लोग कौन है जो सड़क पर उतरे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सवाल आपका बहुत अच्छा है, बहुत बरवक्त आपने सवाल करा। सवाल यह है कि चूंकि जब बहुत सी बातें सुन जाती है, निगहत यहां मौजूद है, इस्लाम के बारे में पढ़ती है, मैं जानता हूं, बड़ी लिखी महिला है। रिदा यानी पर्दा जो है वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत फातिमा की निस्बत से उसको जोड़ा जाता है। चादर और रिदा, ये हिजाब, हम उनकी निस्बत से उसको रिदा फातिमा कहते हैं। सवाल ये, जब कॉलेज के उस हिजाब को जो बच्चों की सिर्फ एक तरीके से उनकी मर्जी के ऊपर था, जब टीवी पर बैठ कर उसका बखान ये किया जाए पर्दा रूढ़िवादी है, पर्दे के साथ, ये तो हम ये भूल जाते हैं कि हम धर्म के मौलिक चिन्ह के ऊपर सवाल उठाते हैं। ये सो काल सवाल तो यही है ना सर, क्या पर्दा मौलिक चिन्ह है कि नहीं? सुबही खान, हम आपको इस डिबेट में लेके आना चाहते हैं। मौलाना साहब कह रहे हैं कि मूल चिन्ह है इस्लाम का पर्दा। पवन जी, आपने कभी क्या अकाल तख्त के किसी मुद्दे में टीवी पे चर्चा होते देखी? आपने कुंभ कहा होगा कभी बैठ के आपने इस पर चर्चा? एक सेकंड, सुबही खान को ले लीजिए, सुबही खान से पूछ लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। रुकिए आप, सवाल यह है सुबही खान जी, क्या इस्लाम का मूल चिन्ह पर्दा है? जी जी बिल्कुल है। देखिए, किसी भी पंथ, अरे सुबही खान नाम नहीं है आपका मौलाना साहब, कम से कम महिलाओं की सुन तो लीजिए। आपकी बात में मैं बीच में नहीं बोली। आप रखिएगा अपनी बात, एक बार सुबही खान को सुन लीजिए। पूरा नाम बताइए। पवन जी, देखिए, किसी भी मजहब का या किसी भी पंथ का कोई भी मूल चिन्ह या उस रिलीजन की एसेंशियल इंटीग्रल प्रैक्टिस वही होती है जो उस मजहब के ग्रंथों में कोडिफाइड हो, या फिर उस मजहब की जिस वक्त फॉर्मेशन हो रही थी उस वक्त ये कैटेगोरिकली प्रिंसिपल सेट हुए हो कि आपको ये करना पड़ेगा, तो आप इस पंथ में, इस मजहब में है। ऐसा इस्लाम में कुछ नहीं है। बुर्के में, कुरान शरीफ में बुर्के को लेकर या नकाब को लेकर कोई आयत नहीं है। सिर्फ अपनी शर्मगाहों को कवर करने की बात की गई है। अपनी कवर योर बॉसम्स लिखा गया है, यानी कि अपनी छाती कवर करिए, अपने प्राइवेट पार्ट्स कवर करिए। अब मैं बात करती हूं, जो ये लोग डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं एक मुद्दा क्रिएट करने के लिए। देखिए, किसी को सिर्फ हिजाब करने से या सर ढकने से भी परेशानी नहीं है। परेशानी तब होती है जब वो हिजाब से आगे बढ़ के वो नकाब भी हो जाता है, आइडेंटिटी हाइड आप करने लगते हैं, एक सिविल सोसाइटी में आप पहचान छुपाकर घूमने लगते हैं। परेशानी ना इस्लाम से है ना हिजाब से है, परेशानी है जिद से, परेशानी है हठधर्मी से, परेशानी है कट्टरता से, परेशानी है द्विराष्ट्रवाद से,
कि आप जिस देश में रहते हैं, आप उस देश के ना नियम मानेंगे ना कानून मानेंगे। मजहब की आड़ में हम अपने देश में अराजकता नहीं फैला सकते। दहलवी साहब जवाब दीजिए। सुबुही खान कह रही है कि वो मूल चिन्ह नहीं है। आप मौलाना है, स्कॉलर है, इस्लाम के जानकार मानते, बताइए सुबुही खान को कि कैसे वो आप कह रहे हैं कि वो धर्म के मूल चिन्ह है। हाँ, पूरी जिम्मेदारी से एक बात बताता हूं। कुरान की बहुत सारी आयत ऐसी हैं जो मुझसे पहले तस्लीम रहमानी साहब ने कहा जो भारत में एप्लीकेबल नहीं होती। कुरान का वाज़ेह हुक्म है कि एक मुस्लिम मर्द मुस्लिम औरत से शादी कर सकता है, एक मुस्लिम औरत एक मुस्लिम मर्द से शादी कर सकती है। कुरान का वाज़ेह हुक्म है, लेकिन भारत के अंदर हम इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते। यहाँ बहुत सारे लोग अलग अलग विभिन्न धर्मों में शादियां करते हैं। कुरान ने कहा हम कुरान की उस आयत को लेके आ जाए, क्योंकि ये तो कुरान का वाज़ेह हुक्म है। 72 जगह कुरान ने कहा कि इस तरीके की शादियों की, लेकिन हम यहाँ पे इजाजत दे देते हैं। उसी तरीके से बुरके पे जवाब नहीं देंगे, शादियों पे पहुंच जाएंगे। बुरके पे एक भी वर्ष नहीं बताएंगे, एक भी आयत नहीं बताएंगे। बुरके पे तर्क दीजिए साहब, मूल चिन्ह कैसे है? सवाल तो मूल सवाल यही है कि मूल चिन्ह कैसे है? मूल चिन्ह कैसे है? सिंपल से बता दीजिए। एक उदाहरण पवन जी, एक उदाहरण पवन जी, एक उदाहरण पवन जी, एक उदाहरण। रुकिए आप जवाब ले लेते हैं। दहलवी साहब बताइए, एक उदाहरण दीजिए। वो मांग रही है, सबूत मांग रही है। अभी की बात तो करो मेरी छोटी बहन। आपने कहा कि पर्दा आयत कुरान में नहीं। भाई जुराब हिन्ना की बात है, आप सही कह रही हैं। कोई चादर ओढ़े, कोई अपने चेहरे, मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ ये उसके ऊपर इजाजत है। तो वो महबूब मुफ्ती की तरह अपना चेहरा खोल के फिरे, भुट्टो की तरह चेहरा खोल के फिरे, मुझको मैं कह रहा हूँ आप कुरान के हवाला दे रही हैं। तो अगर इतना रूढ़िवादी लोग हुए तो हम भारत में कल ये भी कहते थे कुरान में वजाहत के साथ ये मौजूद, हम सुप्रीम कोर्ट आगे कह देते कि कुरान 72 जगह इस बात को अच्छा कर रहा है कि एक मुसलमान गैर मुस्लिम औरत से, मुस्लिम औरत गैर मुस्लिम से शादी नहीं करेगी। हमने तो कभी नहीं कहा, जबकि कुरान का वाज़ेह हुक्म मौजूद था। तो हर चीज को कुरान के साथ मत जोड़िए, कुछ चीजों को प्रथाओं के साथ जोड़ दीजिए। और अगर आप ये निगत यहाँ पर बीजेपी की प्रवक्ता मौजूद है, इनका फोटो मेरे पास मौजूद है, ये बुरके में थी, ये हिजाब के साथ आई थी। जब बीजेपी को लिखा ही नहीं है तो आप मुसलमान महिला को मजबूर क्यों करते हैं कि वो बुर्का ओढ़े? और जो निखत जी उसको आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। निखत जी को आप कह रहे हैं कि वो बुर्का पहनती थी, अब नहीं पहनती, तो ये भी तो चॉइस का मामला है ना। मुख्य दलील तो चॉइस है। बोलना चाहती हूँ जी निखत बताइए। मौलाना साहब आप क्या दिखाएंगे? मैं किसी के बीच में नहीं बोली। मौलाना साहब आप क्या दिखाएंगे? इंडिया टीवी ने खुद अपने पैनल पे मेरी तस्वीर बुर्खा नशीन में डाल रखी है, और वो पूरी पब्लिक आज भी आप मेरे ट्विटर हैंडल पे जाएंगे तो मेरे पास मेरी तस्वीरें जो मैं बुर्खे में बुर्खा पहनती और नहीं पहनती वो मेरी चॉइस है। मेरा जब मन करेगा मैं पहनूंगी, जब मन नहीं करेगा तब नहीं पहनूंगी। अगर पवन जी आज कहते कि हमारे पैनल पे सिर्फ ड्रेस कोड बुर्खा तो मैं पहनकर आती, उन्होंने मैं कहूंगी आपको बड़ा दुख होगा, पर उन्होंने ऐसा मुझे कुछ कहा नहीं कि बाल मत खोल के आएगा। अब पहली बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मौलाना साहब यहाँ कह रहे हैं कि हिजाब कुरान पाक का पार्ट है। बिल्कुल है, मैं तो कहती हूँ है, लेकिन आंखों का पर्दा है। कपड़े के रूप में कभी भी हिजाब को मेंशन कुरान पाक में नहीं करा गया। मॉडेस्टी और चैस्टिटी के रूप में कहा गया। जिस प्रकार अपने प्राइवेट पार्ट को सुबुही ने भी बताया, अपने प्राइवेट पार्ट्स को, अपनी बॉडी को मॉडेस्ट तरीके से कवर करना है। अब कुरान पाक का पहला लफ्ज क्या है पवन जी? इकरा। इकरा का मतलब होता है, और मौलाना साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, उसका मतलब होता है गौर फरमाइए, पढ़िए। तो मुझे बताइए, अगर आप कह भी रहे हैं, मैंने कह दिया, चलिए पहली बात तो ये झूठे में पहले आपके व्यूअर्स को बता दूं कि हिजाब कपड़े के रूप में है ही नहीं कुरान पाक में, पर इनकी झूठ बात भी मान लेते कि चलो है कपड़े के रूप में हिजाब, तो भी इकरा पहला लफ्ज है, यानी पढ़ाई, एजुकेशन पहला लफ्ज है। तो हिजाब से पहले एजुकेशन है। तो आज तो लड़ाई ये हो रही है ना कि हिजाब या किताब, जैसे AIMIM के लोग कह रहे हैं पहले हिजाब फिर किताब। लड़ाई बस यही है कि हम कह रहे हैं पहले किताब। तस्लीम साहब, आपको इस डिबेट में ये जानना चाहता हूं मैं, अगर सवाल ये है कि किताब या हिजाब, तो क्या हिजाब अगर चॉइस है तो वो कुछ देर के लिए रुक सकता है जब तक कोर्ट फैसला दे, पढ़ाई जारी रहनी चाहिए, या वो इतना मूल हो गया है कि पहले ये तय हो कि हिजाब चाहिए कि नहीं, फिर किताब की बात हो? देखिए, आप मुझे 1-1.5 मिनट का वक्त दीजिए प्लीज। पहली चीज तो ये कि निखत अब्बास यहाँ बैठी हैं, ये इत्तफाक से हमारी मुस्लिम बहन शिया भी हैं। चादर ज़हरा एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है, वो चादर किस मानों में है वो बताएंगी। दूसरी बात मैं फिर से स्ट्रेस करना चाहता हूँ, ये स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म का इशू है। हम दुनिया के किसी देश में किसी सिटीजन को किसी ड्रेस कोड के लिए कहीं भी मजबूर नहीं कर सकते।
नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि भारत के यूनिफॉर्म लोग तो सिर्फ सर ये ड्रेस किस पहनेंगे, लिए होती है? अमेरिका के नहीं, लोग आप सिर्फ कह रहे हो ये ड्रेस पहनेंगे, कि नहीं मजबूर कर नहीं कर सकते। यूनिफॉर्म क्या तो है, औरत हो यूनिफॉर्मिटी या के लिए मर्द? है ना, वो तो पहली और कंडीशन है यूनिफॉर्म- बराबरी के लिए। ये अभी जो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म भी अपने अपने वक्त पे बदलती रहती है। ये एक, आप जानते हैं मैं कितनी मिसालें दूं, पुलिस की यूनिफॉर्म, आर्मी की यूनिफॉर्म, खुद आरएसएस की यूनिफॉर्म, कितनी यूनिफॉर्म्स हैं जो वक्त वक्त पे बदली नहीं है। हालात और जरूरत के मुताबिक यूनिफॉर्म्स भी चेंज होती हैं। हर स्कूल 8-10 साल पे अपनी यूनिफॉर्म चेंज कर देता है। यही कर्नाटक के स्कूल में आज से 10-15 साल पहले तक सिर्फ स्कर्ट थी गवर्नमेंट स्कूल्स में, उन्होंने बदल के लड़कियों के लिए शलवार कमीज और दुपट्टा किया। इसी कर्नाटक में किया, ये पहले से नहीं चला रहा था। तो अब इसको आप सिर्फ बच्चों के यूनिफॉर्म का अगर इशू रखते हैं तो ये एक सिंपल सा इशू है, लेकिन आप इसमें इस्लाम, पर्दा और हिजाब की पूरी डिबेट को ले आएंगे तो जितना लाएंगे उतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। आखिरी बात इस सेगमेंट की मैं कह दूं कि कुरान हकीम कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है, वो रूल्स प्रेस्क्राइब नहीं करता। जिस तरीके से हम एक एक्ट बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट बनता है, बट उस एक्ट को एप्लीकेबल बनाने के लिए हम रूल्स एंड रेगुलेशन अलग से बनाते हैं। रहमानी तो कुरान को रहमानी साहब ना समझा जाए, जो कुरान को बुर्के का मैनिफेस्टेशन समझा जाना चाहिए। एक सवाल ले लीजिए। और इसलिए कुरान में जो जिक्र है, जिसे आरिफ मोहम्मद खान साहब ने कोट किया आप ही के चैनल पे, और उसकी को मैंने कोट किया था इससे पहले सौरभ के शो में, उसी आयत को सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 को मैंने कोट किया था, जो उसमें पर्दे और चादर का बिल्कुल क्लियर हुक्म मौजूद है, और उसको सुबह भी एक्सेप्ट कर रही है। रहमानी साहब एक सवाल ये ले लीजिए, सवाल ये है, प्राइवेट पार्ट आप कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म बदलती रहती है, मौजूद है, तो जो हिजाब का विरोध कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि पहले हिजाब की बात होगी, फिर पुलिस में भी यूनिफॉर्म बदलाव की बात होगी, फिर आर्मी में भी। क्या पुलिस में जाने वाली मुस्लिम महिलाएं, ये हाइपोथेटिकल है, ये हाइपोथेटिकल है। देखिए आप ही तो कह रहे बदलाव होते तो पहले होगा, शुरुआत अगर यहाँ अभी पहले आज की बात कर लेना, तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन लेके डेविएट मत कीजिए ना पूरी की पूरी डिबेट को। ये हाइपोथेटिकल है कि फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो होगा, फिर वो। अभी आज की बात कीजिए पहले जी। नहीं, मैं इसमें सवाल है मेरा, मैं पवन जी, मैं तस्लीम भाई की बात में एक बात बढ़ाता हूँ। एक सवाल बिल्कुल पहले मैं इस बात को बिल्कुल एग्री हूँ। एक मिनट निगत अब पहली चीज तो बिल्कुल जो चॉइस है वो औरत पे। मैं आपको छोटी सी याद दिला देता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने के अंदर एलएनजेपी की नर्सों ने एक छोटी सी पटिशन दी उनको कि चूंकि जो नर्सिंग हमारी ड्रेस है, जो विक्टोरियन ड्रेस कहलाती थी, अगर आपने भी बचपन में, आपकी उम्र मुझसे कम है, लेकिन अगर आपने देखा जो विक्टोरियन ड्रेस थी जिसमें हमारी जो नर्सिस होती थी वो स्कर्ट पहनती थी और सर पर एक वो लगाती थी और टॉप होता था। इसलिए चूंकि ये जो ड्रेस है ये हमारी प्रथा, ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। अटल बिहारी सरकार ने पूरे भारत के अंदर इसको नियम को बदला और ये कहा गया कि अब नर्सिंग की जो ड्रेस होगी उसको चेंज कर दिया जाए, अब स्कर्ट नहीं पहना जाएगा। पीएम सईद साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम थे, उनके जमाने में सर ये बात मान ली, लेकिन उसमें धार्मिक पहचान के वजह से तो चेंज नहीं किया गया ना। निखत आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या धार्मिक पहचान के चेंज पर यूनिफॉर्म चेंज होनी चाहिए? एक सेकुलर, हर जगह सेकुलर शब्द का इस्तेमाल होता है। सेकुलर देश में, स्कूल में एक धर्म की पहचान क्यों, सब बराबर क्यों नहीं? निखत बिल्कुल बराबर होने चाहिए, मैं यही तो कह रहा हूं। आप बिल्कुल दहलवी साहब एक बार बोलने दीजिए उनको, निखत को बोलने दीजिए। दहलवी साहब, रहमानी साहब से कोई भी बहुत सभ्य डिबेट हो रही है। मैं चाहती हूँ मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं बहुत दिन से लगातार पूछ रही हूं पवन जी, मुझे जवाब नहीं मिल रहा कि आप चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो एक प्रोटोकॉल, एक गाइडलाइन, एक बेसिक प्रिंसिपल स्कूल का होता है वो ब्रेक कर हिंदू बच्चे जैसे आती है वैसे आए, लेकिन मुसलमान बच्चे अपने हिजाब में, नकाब में आए। आप एक बात बताइए, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? एक मदरसे में मैं बिना सर ढके, बिना हिजाब, बिना बुरखे के, जीन्स और नॉर्मल टॉप पे, मॉडेस्टी जो प्रॉपर अपने प्राइवेट पार्ट्स ढकना होता है, प्रॉपर कपड़े पहनने होते हैं, वो सब मैं कवर करके चलूंगी, मैं बाल खोल के चलूंगी। क्या मौलाना साहब मुझे एंट्री देंगे? ईमान से बताइएगा, नहीं देंगे। एक बार जवाब ले लेते हैं इनसे। आप जवाब मत दीजिए, जवाब इन्हीं से ले लेते हैं। सर क्या मदरसे में बिना, क्या ये क्वेश्चन रेडिमेड है? क्या मदरसा एक इस्लामिक सेमिनरी होता है? मदरसा एक इस्लामिक सेमिनरी है, वो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है।
उस इंस्टीट्यूशन में अगर आप नॉन रिलीजियसली जा रहे हैं, स्कूल यही बात मंदिर के बारे स्कूल में कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है सर। स्कूल इज गवर्न बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वहां इस्लाम चलेगा तो स्कूल में इंस्टीट्यूशनल कानून क्यों नहीं? चर्च के लिए भी कही जा सकती है। ये बात तो चर्च के लिए भी कही जा सकती है। निखत जी, एक मिनट बोले। बहुत सभ्य तरीके से हम सब बात, मेरा कहना ये है, स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं वो यकीनी तौर से भारत के संविधान के अनुकूल चलने चाहिए। जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो खालसा स्कूल हैं, जितने भी सबके अपने अपने रूल हैं। लेकिन मेरी छोटी बहन, मैं एक बात आपसे कहूं, क्या बुद्ध मॉनेस्ट्री हो या सनातन धर्म के गुरुकुल हो या शिक्षा मंदिर हो या मदरसे हो, जहां पर आप और मैं दोनों जाएंगे, तो मैं ये नहीं कहूंगा मैं मुसलमान हूं तो मैं गुरुकुल में जाऊंगा, नहीं। हमको उन संस्थानों का अदब वैसे ही रखना पड़ेगा। उसी तरीके से जो मुस्लिम बच्चियां, मैं उनसे आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि स्कूल स्कूल होता है। आप कॉन्वेंट स्कूल में पढ़िए, खालसा स्कूल में पढ़िए, मुस्लिम स्कूल में पढ़िए, कम से कम इस मुद्दे को इस्लाम से मत जोड़िए। और जिस तरीके से पाकिस्तान से कुछ वीडियोज आ रही हैं या जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को बनाया जा रहा है कि भारत में हिजाब पे पाबंदी हो गई है, बुर्के पे पाबंदी, इन चीजों से भी हमको बचना चाहिए। देश का आंतरिक मुद्दा है, कोर्ट में विचाराधीन है, बच्चों के ऊपर है, और हम सब बैठ के इसको हल कर सकते हैं। कम से कम इसके ऊपर इतनी नफरत या जिद बहस नहीं होनी चाहिए। सुबही खान जी, कम से कम आपने इतनी जीत तो पाली है। दहलवी साहब कह रहे हैं कि स्कूल में यूनिफॉर्म चलनी चाहिए, इस बात पे हम सहमत हैं। जी एक्चुअली देखिए, अच्छी बात की तारीफ होनी चाहिए। मैं देलवी साहब की जो बात इन्होंने अभी बोली उसका बहुत सम्मान करती हूं। दो बातों का, कि किसी भी पब्लिक प्लेस में आप जा रहे हैं तो वहां का कोड ऑफ कंडक्ट आपको रिस्पेक्टफुली मानना चाहिए भारत का नागरिक होने के नाते। इवन इंस्टीट्यूशंस के भी राइट्स होते हैं। अगर वो इंस्टीट्यूशन भारत में ऑपरेट कर रहा है तो उसके भी अपने अधिकार है, आप इंस्टीट्यूशंस के भी राइट वायलेट नहीं कर सकते। दूसरी बात बहुत अच्छी बोली देलवी साहब ने कि आंतरिक मामला है, आपस में अगर भाई बहनों में किसी चीज को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कोई कंफ्यूजन है तो हम आपस में निपटा लेंगे। उसमें पाकिस्तान और टर्की या किसी भी तरह के भारत विरोधी मानसिकता के इंटरवेंशन की कोई जरूरत नहीं है। ये भारत के हर नागरिक को समझना चाहिए। एक बात मैं क्लैरिटी ऑफ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना चाहती हूँ पवन जी, अलग अलग विषयों पे बात करने के बजाय जो कंफ्यूजन होता है, हम लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं। हमारा राइट टू रिलीजन, यानी कि हमारा अपने मजहब का अधिकार, हमारे मजहब का पालन करने का, प्रचार प्रसार प्रवचन करने का अधिकार जो हमारे देश का संविधान हमें देता है, वो कितने हद तक हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, कोई भी मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट यानी पूर्ण नहीं होता, कुछ कंडीशंस होती हैं उसके साथ कि अगर आप ये चीजें मानेंगे तो ही आपका ये अधिकार है जो आपको मिलेगा। वो चीजें हैं पब्लिक ऑर्डर, यानी कि सार्वजनिक व्यवस्था। आप इस्लाम का नाम लेकर नमाज पढ़ने के लिए रोड ब्लॉक नहीं कर सकते। अगर आप रोड ब्लॉक कर रहे हैं तो फिर आपको अपना मौलिक अधिकार नहीं। ये वही किताबी बातें हो गई, सब इस बात में सहमत है, शायद इसमें कोई डिबेट की बात नहीं। तस्लीम रहमानी साहब, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, इस बात में किसी को शंका नहीं है, लेकिन क्या है कि मेरा अधिकार पहले चाहिए, जिम्मेवारी बाद में। सवाल तो इस बात पे है, इस बात में कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार लेने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन याद आ जाता है, जिम्मेदारी के लिए नहीं। रहमानी साहब, क्या बच्चियों पर जो ऑप्शनल है, चॉइस है, तो उन बच्चियों के लिए आप ये बता दीजिए, अगर कोई बच्ची हिजाब नहीं पहनती तो क्या वो अपने आप को कम दीनी समझे, हीन समझे, या वो बराबर है? और ये सार्वजनिक मंच से क्यों नहीं कहा जाता कि हिजाब आपकी चॉइस है, पहचान नहीं? देखिए, मैं इस मामले में मुझे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, जरा सा भी नहीं है। वो बच्चियां जो हिजाब पहनना चाहती हैं उनका भी राइट है। इस्लाम ने हिजाब पहनने को, हिजाब का लफ्ज भले इस्तेमाल न किया हो, लेकिन पर्दा प्यूबर्टी के बाद औरतों के लिए कंपलसरी किया है। और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे नमाज अगर मैं ना पढ़ूं तो मैं गुनाहगार हूं, क्योंकि नमाज मेरे लिए कंपलसरी है, बीइंग अ मुस्लिम लाजमी है, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा तो मैं गुनाहगार हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज खत्म हो गई, ये मेरा पार्ट है। और इसलिए मैंने कहा कि कुरान में नहीं है चेंज की जरूरत, लेकिन मुसलमानों में है, इसमें कोई दो राय नहीं। लाइकवाइज हिजाब तो है, हिजाब यानी पर्दा, हिजाब लफ्ज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे होल कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट पर्दा है, पर्दा इस्लाम में है। और अगर कोई मुसलमान औरत पर्दा करना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसका राइट है। वो फिर उस स्कूल में जाए जिस स्कूल में इसका इंतजाम हो। इत्तफाक ये, मैं एक बात और कह दूं जो डिस्कस नहीं हो रही, को एजुकेशन इस्लाम में एप्रिशिएटेड नहीं है, माफ कीजिए मुझे।
इस्लाम में को एजुकेशन एप्रिशिएटेड नहीं है। और ये जिन स्कूलों से रहमानी साहब, आप कह रहे हो बुर्का चॉइस है, बस एक जो बुर्का नहीं पहनती, क्या उनके लिए आप कहेंगे कि एक मुस्लिम महिला के लिए बुर्का ना पहनना भी चॉइस है? उनका भी तो मार्गदर्शन कीजिए ना। बुर्का तो है ही नहीं। बुर्का तो इस्लाम में बुर्का एज सच है नहीं, चादर है अपने प्राइवेट पार्ट्स को ढकने के लिए, अपने सर को ढकने के लिए, वो चादर है। अब उसके रीजनली देखिए, इस्लाम एक हमागीर है सारी दुनिया में, और सारी दुनिया में ज्योग्राफिकल और एनवायरमेंटल डिफरेंसेस जी हमारे पास रहमानी साहब इतना ही वक्त था, आप सबने हमें वक्त दिया, डिस्कशन किया, आपने ड्रेस तय नहीं किया है, ड्रेस की लिमिट्स तय की हैं। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात, ड्रेस की लिमिट्स तय हुई है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये मामला सिर्फ यूनिफॉर्म तक सीमित रहना चाहिए। इस बात को लेकर हमारे सभी गेस्ट कम से कम सहमत है। और अच्छी बात यह है कि अगर बुर्का पहनना चॉइस है तो बुर्का ना पहनना भी एक चॉइस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।